जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कह सकते हैं कि गवर्नमेंट या फिर भारत में जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो कई बार यह इशू और कह सकते हैं कि पॉइंट लोग अपने पक्षों को रखते हुए कहते हैं कि क्या भारत को इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को छोड़कर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि ऐसा माना जाता है, कई बार लोगों को यह तर्क देते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अधिक स्टेबल है। ठीक है, वो जैसे अभी देखो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कह सकते हैं कि देशों में वह जो है वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ उन लोगों ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट किया है, लेकिन भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी जो वर्तमान में है, सबसे कह सकते हैं कि विश्व का सुपर पावर हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसी के साथ साथ रसिया, ब्राज़ील, वहाँ भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ही गवर्नमेंट है। लेकिन अगर बात करें भारत, ब्रिटेन और बहुत सारे ऐसे देश हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ गवर्नमेंट कहें या बेस्ट मिनिस्टरशिप ऑफ गवर्नमेंट कहें या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहें। तो देखो वाद विवाद, जब राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान को हम पढ़ते हैं तो कई बार यह जो है आप लोग डिबेट वगैरह में सुनते हैं कि क्या भारत को इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम से हटकर अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और कुछ बिंदुओं को हम लोग के माध्यम से जो है यह समझने का प्रयास करेंगे। शुड इंडिया अडॉप्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो इसके अपने अपने तर्क हो सकते हैं। आइए अब हम इस तर्क के माध्यम से पहले इसके हम फीचर्स को जान लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से हम भारत का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ भी हम कंपेयर करते चलेंगे। ठीक है, और उदाहरण हम समझेंगे यहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, और भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम भारत और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का साथ साथ कंपैरिजन, तुलनात्मक उदाहरण के तौर पर हम समझने का भी प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम फीचर्स के माध्यम से ही जानते हैं कि आखिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या चरित्र होते हैं, क्या नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट। देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसके पहले ट्रम्प थे। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन है। तो जो बाइडेन जो है वह स्टेट मतलब पूरे के पूरे राज्य, मतलब कंट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी हेड है और साथ साथ उस देश के सरकार का भी वह मुखिया है। भारत में क्या है, अगर इसका कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो इंडिया में देखो हेड ऑफ द स्टेट, पूरी के पूरी इस देश का जो प्रथम व्यक्ति है, जो हेड है, वो हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद। और लेकिन जो कह सकते हैं ना कि रियल पावर जिसके हाथों में रहता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार को संचालित करते हैं, वो है प्रधानमंत्री और हमारे मोदी जी। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट भी जो बाइडेन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी जो बाइडेन है। भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट है श्री रामनाथ कोविंद है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है मोदी जी। ठीक है, मतलब रियल जो पावरफुल व्यक्ति अगर भारत का है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो इस रूप में अगर इसका पहला कैरेक्टर हम जाने तो हाँ, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, यहाँ का प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से वहाँ के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब भारत में कैसे चुने जाते हैं, सभी को मालूम है कि हर एक फिक्स टर्म में 5 सालों के बाद जो है चुनाव होती है। भले अगर पहले सरकार गिर जाए तो वो अलग बात है, लेकिन
चुने जाते हैं और कह सकते हैं कि फर्स्ट एमंग द इक्वल्स की अवधारणा है। मतलब जितने भी मंत्री चुने जाते हैं उसके वो प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री भी एक प्रकार का मंत्री ही होते हैं, लेकिन क्योंकि वो मंत्रियों के प्रमुख हैं, मंत्रियों में प्रधान है, प्राइम है। प्राइम का हिंदी होता है प्रमुख, ठीक है, तो उसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो भारत में जो है चुनाव होते हैं और जो सरकार मेजोरिटी लाती है वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती है और फिर उस हिसाब से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और फिर एक प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, मतलब टीम के कैप्टन। तो और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे उन्हें किसी ना किसी एक सदन का मेंबर होना आवश्यक है। भले ही जैसे वो 6 महीने के लिए बन गए प्रधानमंत्री, जैसे कोई बन गया और कोई किसी भी सदन का मेंबर नहीं है तो उसे या तो लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदनों का मेंबर होना आवश्यक है। 6 महीना के अंदर उन्हें चुना जाना होगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ है इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल लॉ। और भारत में जो है पूरे के पूरे इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हैं और है फिक्स टेन्योर। अब जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के लिए फिक्स होते हैं और भारत में क्या है, भारत में 5 साल होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, भारत में क्या है कि 5 साल से पहले भी सरकार गिर जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि अटल जी की 13 दिनों में सरकार गिर गई। ये बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट होते हैं जो मिली जुली सरकार होती है या फिर जिन्होंने बहुमत खो दी, उसकी सरकार 5 साल से पहले भी गिर जाती है। लेकिन एक बार अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का सरकार से हटने या गिरने का कोई डर नहीं होता। वो अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही वो सत्ता से हटेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे है, इसलिए इसे स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है कि इसकी सरकारें कभी भी गिर सकती। अब आ जाते हैं कि कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय लेजिस्लेचर। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उसे वहां के विधायिका, मतलब वहां की कांग्रेस, वहां के दोनों सदन अमेरिका के राष्ट्रपति को इम्पीच करके हटा नहीं सकती। कह सकते हैं कि रेयरेस्ट ऐसे केसेस आते हैं जब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। एक प्रकार से वहां सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि भाई लेजिस्लेटिव का काम है विधायिका का नियम कानून को बनाना, तो तुम बनाओ। क्योंकि प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है तो इसका काम है नीतियों को इम्प्लीमेंट कराना या जो भी इनका पूरी की पूरी जो इनके पावर्स हैं वो उसे अपने जुरिडिक्शंस में इसका यूटिलाइज करें। जुडिशरी का काम है न्याय करना। तो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही स्ट्रिक्ट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अगर भारत की बात करूं तो भारत में जो संसद है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में सरकार के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन करके या फिर कह सकते हैं कि उसकी बहुमत अगर कभी कभी सरकार गिर जाती है तो लोग कह सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाते हैं। इसके द्वारा चेक एंड बैलेंस का मेजर अपनाया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ की जो विधायिका है वह एक्जीक्यूटिव के ऊपर अपनी कंट्रोल और उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है फिक्स करने का प्रयास करती है। क्लियर है। आगे है कि गवर्न हेल्प ऑफ कैबिनेट। जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं या फिर जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो कैबिनेट के थ्रू जो है वो रन करते हैं। भारत में भी कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, लेकिन एक डिफरेंसेस यह है कि अमेरिका और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिलेक्टेड कैबिनेट के मेंबर होते हैं, मतलब कुछ एग्जीक्यूटिव के मेंबर वहाँ चुन लिए जाते हैं। और भारत में क्या है, वही लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं जो या तो किसी भी दोनों सदनों में एक सदन का सदस्य हो या अगर कोई मंत्री बनाए भी जाते हैं तो 6 महीने के अंदर उन्हें सदस्यता लेनी होती है। और इसके साथ साथ जो है पूरे के पूरे जो काउंसिल है वह पूरे के पूरे जो है उसमें कैबिनेट होता है या किचन कैबिनेट होता है। मोर और लेस कैबिनेट तो वही है, लेकिन डिफरेंसेस है सिलेक्टेड और इलेक्टेड। यहाँ भी जो है प्रधानमंत्री को अधिकार होता है कि किसे मंत्री बनाना है किसे नहीं बनाना है, वो अपने अनुसार तय करते हैं। और यहाँ भी अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी कैबिनेट के थ्रू कार्य किया जाता है। यहाँ है कि अगर किसी को मंत्री
मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर किसी को मंत्री से हटाना चाहते हैं तो वह प्रेसिडेंट को कहते हैं कि आप इन्हें हटा दीजिए, तो वो हटा देंगे। लेकिन अमेरिका में क्या है कि वह राष्ट्रपति खुद होते हैं, तो वह किसी को भी रख सकते हैं और किसी को भी हटा सकते हैं कभी भी। ठीक है, ये हो गया। आगे है नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव बॉडी। हमने पहले ही बताया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि वहाँ का प्रेसिडेंट स्वतंत्र है अपने निर्णय को लेने के लिए, और किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी में वह ना ही जाते हैं ना ही वहाँ जवाब देना होता है। जैसे भारत में क्या है, अभी जैसे देखो बजट सेशन हुआ, बजट सेशन में क्या हुआ, राष्ट्रपति का भाषण हुआ, लोगों ने उस भाषण पर जो जितने भी मेंबर थे उसको डिस्कस डिबेट किया, उसके बाद सरकार की नीतियों की बहुत सारे संसद ने आलोचना भी की, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, उन आलोचनाओं को फिर वो जवाब देते हैं। मतलब एक प्रकार से जवाब और सवाल के माध्यम से सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म या फिर अमेरिका में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट जो है संसद वगैरह नहीं जाते हैं, वो वहाँ जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, एक प्रकार से स्वतंत्र है। मैंने पहले ही बताया था डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ जो है सत्ता का पूरे की पूरी कह सकते हैं विभाजन जो है उसका सिद्धांत जो है स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये सब जो हम लोग ने कंपेयर करके समझा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और भारत के मध्य में, कि भारत में किस प्रकार से संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किस प्रकार से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अब है कि भारत को क्यों नहीं इसे अडॉप्ट करना चाहिए। यहां तो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्यों, क्या अब समय आ गया है कि भारत को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हटाकर एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी अपनाना चाहिए, या फिर उसे ही पूरी की पूरी तरह से पूरे भारत में लागू करना चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार से, और कई लोग ऐसे जो राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं या भी स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनका भी यह मत है कि भारत में जो भी वर्तमान व्यवस्था है वह बहुत ही सुंदर, सुचारू और सुगम रूप से सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर रही है। इसमें कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ही कंटिन्यू रखें। स्टेट क्लियर, एक लाइन में आंसर दो। एक सबसे बड़ा जो है रिकमेंडेशन है, आप लोग चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। स्वरण सिंह कमेटी इन 1975 में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, यह चेक करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए, इसका मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए, कि उस कमेटी का नाम है स्वरण सिंह कमेटी, कि यह मूल्यांकन किया जाए कि क्या भारत को जो है अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्वरण सिंह कमेटी का यह रिकमेंडेशन आया कि नहीं, भारत को एज इट इज, जैसे हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भारत ने अडॉप्ट किया है, उसी सिस्टम को हम कंटिन्यू रखें और हमें किसी भी किसी भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वरण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन भी यही था कि हम लोग एज इट इज रहें। आगे है सेंट्रलाइज पावर विच इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के डिफरेंट मत होते हैं और सभी मतों का एक अपना अपना स्थान है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी जैसे देखो भारत में अगर इतने डाइवर्सिटी को देखते हुए, इतने मल्टी पार्टी सिस्टम को देखते हुए अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाते हैं और कोई भी व्यक्ति 5 सालों के लिए सरकारी सत्ता में आ जाता है, तो जो डिफरेंट ओपिनियन है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी जो मल्टी और स्मॉल पार्टी है, उनकी सत्ता में सहभागिता एकदम खत्म हो जाएगी। अभी जैसे देखो कोलाइजन गवर्नमेंट है, भले ही बीजेपी के साथ पूर्ण बहुमत है, लेकिन फिर भी यह कौन सी सरकार कहलाती है? एनडीए की सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें कई एक छोटी छोटी पार्टियां जो है इसके सहभागी हैं और इसे संसद में सपोर्ट करते हैं, और उनके मंत्री भी हैं, जैसे जेडीयू वगैरह हो गए, या बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो कि बीजेपी के साथ अभी सरकार में है। क्लियर है। अब बात आती है कि अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना लेते हैं तो जो हमारा देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं उनकी सहभागिता, उनके वॉइस एकदम खत्म हो जाएगा। और क्योंकि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है,
मुख्यतः टू पार्टी सिस्टम, छोटी छोटी पार्टियां हैं लेकिन उसका कोई उतना वैल्यू नहीं है, मुख्यतः टू पार्टी सिस्टम है। तो उस टू पार्टी सिस्टम में कभी इसकी सरकार बनती है, कभी रिपब्लिकन की, कभी डेमोक्रेट की, कभी डेमोक्रेट की, कभी रिपब्लिकन की, तो उतना कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता। लेकिन भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ यह एकदम मेरे रूप से या फिर सुरेंद्र सिंह कमेटी का भी यही रिकमेंडेशन है, यह काम नहीं करेगा और एक प्रकार से सेंट्रलाइज टेंडेंसी हो जाएगा कि एक व्यक्ति के हाथों में इतने पूरे के पूरे भारतवर्ष का साम्राज्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इसमें कह सकते हैं कि एक डिक्टेटरशिप, तानाशाह की भावना उत्पन्न हो सकती है। इंदिरा गांधी जैसा इमरजेंसी लगा दो, जो मन में आए वो करो। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए सरकार की आर्बिट्रेरीनेस पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम में अभी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है वही सही है। आगे है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके कैरेक्टरिस्टिक में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मध्य में पूरा एकदम सेपरेशन है, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट विधायिका के और वो कह सकते हैं कि कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। लेकिन भारत में तो ऐसा है नहीं। भारत के जो भी प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री बनेगा उसे या तो राज्यसभा या लोकसभा में सदस्यता लेनी पड़ेगी या उसके सदस्य होंगे। तो इस परिस्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति या फिर भारत जो है पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट छोड़कर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाता है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट और अधिक अराइज हो जाएगा। उसकी कह सकते हैं एक प्रकार से विवाद बढ़ जाएगा, क्योंकि नीति का निर्माण जो है लेजिस्लेटिव विंग करेगी, इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव विंग करेगी। और कई बार जो है मल्टी पार्टी सिस्टम में जो है संसद में कोई भी बिल को पारित कराने के लिए कई एक ऐसे बिल होते हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से पारित किए जाते हैं, कई एक ऐसे बिल होते हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पारित किए जाते हैं, और कई एक ऐसे बिल होते हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। इस परिस्थिति में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे, क्योंकि मान लेते हैं कि अभी सेंटर में किसकी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट में किसकी सरकार है। तो इन तमाम जो है समस्याओं से निपटने के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बेस्ट है। मैंने पहले ही बताया था डाइवर्सिटी इन इंडिया, विविधताओं, इतनी भिन्नताएं हैं देश में कि कई एक ऐसे स्टेट हैं जिसके अपने कंसर्न होते हैं, और अगर एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया जाता है तो शायद जो मिनी पार्टी हैं, जो लोकल वेरिएशंस हैं, उन कंसर्न्स को पूरे के पूरे नेशनल लेवल पे कभी भी वो उठाया नहीं जा सकता और उसकी बातें कोई सुनेगा भी नहीं। लेकिन क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक दूर दराज का सांसद भी होता है, वो अभी सरकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन आवर में वो भी सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और उसकी वॉइस, उसकी आवाज़ वहाँ रखा जाता है। जैसे लद्दाख का एक सांसद है तो अपनी बातों को संसद के पटल पे रखते हैं और सरकार फिर उसकी जवाब देती है। ठीक है, लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे है इंडिया फैमिलियरिटी विद मोर, कह सकते हैं कि इंडिया की जो फैमिलियरिटी है सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और भारत का जो इवोल्यूशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचार हुआ है वो भी संसदीय प्रणाली का ही संचार हुआ है। तो इसकी हमारी कह सकते हैं एक प्रकार से फैमिलियरिटी, हम इससे फैमिलियर है, हम इससे परिचित हैं, हमारा इससे जान पहचान है। और सबसे बड़ी बात है कि मोर रिस्पॉन्सिबल, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो बहुत अधिक ही जवाबदेह होती है। किसके प्रति? संसद के प्रति। संसद के प्रति मतलब वह जनता के प्रति। संसद क्योंकि जनता का ही प्रतिनिधित्व होते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज मोर सुटेबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट में ये अधिक सुटेबल है। ठीक है, आगे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डूइंग वेल। सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हर देश अपने परिस्थिति, समय और फिलॉसफी के अनुसार उसे अडॉप्ट करता है, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी उतनी कोई खामियां नजर नहीं आती, ये सही रूप से कार्य कर रहा है।
तो इसमें कोई बदलाव की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, अगर यह सही रूप से फंक्शन नहीं करता तो लोग सोच भी सकते हैं कि चलो एक और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ट्राई कर लिया जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ठीक है, यह जो है इंडिया के कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में फिट बैठता है, तो हमें इसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। So is that clear? Should India adopt presidential system of government? I don't think so. तो अब हम इस टॉपिक को यहीं समराइज और समअप करते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.